Welcome students on my YouTube channel, the English classes, and in this video I am going to teach you a new chapter, and this new chapter is voice. Okay, so first of all we shall look here on its definitions. So voice is the term used to describe whether a verb is active or passive. That means कि जो वॉइस होता है वो एक टर्म है जिससे वो डिस्क्राइब करने का कार्य करता है कि जो वर्ब दिया जाता है सेंटेंस में वो एक्टिव है या पैसिव है। यानी सेंटेंस में दिए गए वर्ब के अकॉर्डिंग हम उसे रिकॉग्नाइज करते हैं, उसे पहचानते हैं कि वो जो सेंटेंस है एक्टिव में है या पैसिव में है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग वॉइस के टर्म को देखते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है, ही कैन डू इट, ही कैन डू इट, वह इसे कर सकता है, एंड इट कैन बी डन बाय हिम, इट कैन बी डन बाय हिम, इसे उसके द्वारा किया जा सकता है, इसे उसके द्वारा किया जा सकता है। अगला स्टेप में हम लोग देखेंगे कि इसके दो क्लासेस होते हैं। इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस। फर्स्ट जो होता है एक्टिव वॉइस एंड सेकंड इज पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस के डेफिनेशंस की तरफ चलेंगे। यहाँ कहा जा रहा है इफ द सब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग द एक्शन देन द वर्ब इज सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस। कह रहा है कि जब कोई करता हो, जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, अगर वो स्वयं किसी एक्शन को कर रहा है, अगर वो स्वयं किसी एक्शन को कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, तब वो वर्ब क्या होता है, एक्टिव वॉइस में जाना जाता है। ठीक है, तब जाकर उस वर्ब को हम एक्टिव वॉइस में जानते हैं। जिससे रिलेटेड आप यहाँ पर एग्जांपल देख रहे हैं, यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स। तो यहाँ पर जो यू सब्जेक्ट दिया गया है, ये सेंटेंस में आए गए एक्शंस को क्या कर रहा है, उसे परफॉर्म कर रहा है। यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स। तो यहाँ पर ये देखिए, इस वर्ब को करने वाला कौन हुआ, ये सब्जेक्ट। ठीक है, और जब सब्जेक्ट ही एक्शंस को करने लगे तो दैट मीन्स कि वो सेंटेंस जो होता है वो एक्टिव वॉइस में होता है। ठीक है, अगला सेकंड एग्जांपल देखेंगे, वी शुड नॉट प्लग द फ्लावर, वी शुड नॉट प्लग द फ्लावर। दैट मीन्स कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट आया हुआ है वो स्वयं इस एक्शंस को कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये मानेंगे कि ये जो सेंटेंस दिया गया है वो एक्टिव वॉइस में बन चुका है। ठीक है, अगला दूसरा जो हमारा काइंड से वो है पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर कह रहा है कि व्हेन द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट डज नॉट एक्ट। दैट मीन्स कि जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी कर्ता के द्वारा जो कार्य नहीं किया गया होता है, अगर उसे सूचित करे, लेकिन सफर्स द एक्शन डन बाय समथिंग और समवन, लेकिन जो कार्य किया गया है, जिसके द्वारा किया गया है, किसी चीज के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया है, उसका प्रभाव सब्जेक्ट पे पड़ता हो, उसका जो सफर्स है, उसका जो अफेक्ट्स जो है वो किस पर पड़ना चाहिए, सब्जेक्ट पर पड़ना चाहिए, तब जाकर वो क्या कहलाएगा, पैसिव वॉइस कहलाएगा। अब जैसे एग्जांपल देखें, आप यहाँ देखेंगे, योर पेरेंट्स मस्ट बी ओबेड बाय यू। यहाँ पर देखिए, ये जो सेंटेंस है, इस एक्शंस को करने वाला कौन है, ये यू है, लेकिन अफेक्ट्स किस पर पड़ रहा है, प्रभाव किस पर पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है योर पेरेंट्स पर, योर पेरेंट्स पर। ठीक है, तो योर पेरेंट्स अगर सब्जेक्ट हो जाता है, अगर जिस वर्ड पर अफेक्शन पड़ रहा है और वो अफेक्टेड वर्ड ही अगर सब्जेक्ट हो जाता है, तो दैट मीन्स कि वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में कहलाता है। आई बात समझ में। अब जैसे दूसरा एग्जांपल है, द फ्लावर शुड नॉट बी प्लग्ड बाय अस। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो एक्शन किया जा रहा है वो अस के द्वारा किया जा रहा है। हम लोग यहाँ देखेंगे कि जैसे द फ्लावर शुड नॉट बी प्लग्ड बाय अस, तो यहाँ पर जो सेंटेंस में सब्जेक्ट है वो क्या है, द फ्लावर है। ठीक है, और ये ऑलरेडी क्या है, जिस सब्जेक्ट के थ्रू एक्शंस को किया जा रहा है, उस एक्शंस का जो प्रभाव पड़ रहा है, अफेक्ट जहां हो रहा है, जहां पर सफर्स पड़ रहा है, वो स्वयं सब्जेक्ट बन चुका है, वो स्वयं सब्जेक्ट बन चुका है। तो जब भी अफेक्शंस अगर सब्जेक्ट बन जाता है, तो दैट मीन्स कि वो जो सेंटेंस रहेगा हमारा पैसिव वॉइस में कहलाता है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर दो सेंटेंस मैंने दिया हुआ है वॉइस के दो एग्जांपल में, ही कैन डू इट, ही कैन
डू इट, यहाँ पर ही जो है वो सब्जेक्ट है, ठीक है, और कैन डू यहाँ पर वर्ब हुआ। तो आप बताइए इस वर्ब को करने वाला, इस एक्शंस को करने वाला कौन है? ये सब्जेक्ट हुआ। और देख रहे हैं कि ये जो ही है वो स्वयं सब्जेक्ट ही है, तो दैट मीन्स कि ये जो सेंटेंस हुआ वो एक्टिव वॉइस में हुआ है ना, एक्टिव वॉइस में कहलाएगा। लेकिन दूसरा एग्जांपल हम देखेंगे, इट कैन बी डन बाय हिम, यह कार्य उसके द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। तो बाय हिम यहाँ पर देखिए, अब ये क्या हो जा रहा है कि जो अफेक्टेड इस पर पड़ रहा था, अब वो अफेक्शन सब्जेक्ट बन चुका है। दैट मीन्स कि जो अफेक्शनल वर्ड्स होता है, अगर वो सब्जेक्ट बन जाए और जो सब्जेक्ट जो एक्शंस कर रहा है और वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, तो दैट मीन्स कि जो वो सेंटेंस कहलाएगा वो पैसिव वॉइस में कहलाता है। ओके, तो इस तरीके से ये जो दूसरा जो हुआ वो पैसिव वॉइस कहलाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो इसके बाद क्या करेंगे, पहला स्टेप देखेंगे, चेंज द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस इनटू द पैसिव वॉइस एट द प्लेस ऑफ subject, at the place of subject in nominative case, in nominative case। ओके, ये हमारा पहला स्टेप हुआ, ठीक है। सेकेंड स्टेप देखेंगे, स्टेप नंबर 2। स्टेप 2 यहाँ पर देखा जाए तो इसके बाद यूज auxiliary verb, auxiliary and principal verb according to the subject of passive voice। And rules also। ओके, दैट मीन्स कि यहाँ पर अब हम सेकेंड स्टेप में एक्सुलरी वर्ब का यूज करेंगे और साथ ही साथ उसके साथ जो प्रिंसिपल वर्ब जो आएगा उसका भी यूज करना है। बट प्रिंसिपल वर्ब के यूज में एक स्टेप आगे मैं लिखवाऊंगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम एक्सुलरी या प्रिंसिपल वर्ब का यूज करेंगे तो वो पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है, एंड उसके टेंस के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है, उसके रूल्स के अनुसार होगा। स्टेप थर्ड में देखिए, यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ द प्रिंसिपल वर्ब। ओके, यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ द प्रिंसिपल वर्ब, ठीक है। अगला नेक्स्ट स्टेप की बात करेंगे, फोर्थ, यूज द प्रीपोजिशन, यूज द प्रीपोजिशन बाय, यानी किस प्रीपोजिशन का यूज करना है, तो बाय प्रीपोजिशन का यूज करना है। ये मैं जो भी स्टेप बता रहा हूँ वो सारे एक्टिव टू पैसिव वॉइस में यूज होगा। जनरली तब जब हमारा सेंटेंस किसी टेंस से अटैच कर रहा हो, किसी टेंस से रिलेट कर रहा हो, तभी हम इन सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो अब आगे नेक्स्ट स्टेप में देखा जाए, स्टेप 5, तो चेंज द सब्जेक्ट of, change the subject of active voice into the passive voice at the place of object
इन ऑब्जेक्टिव केस, इन ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। मतलब कि जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट रहेगा उसे पैसिव में चेंज करने का जो स्थान रहेगा वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर, पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के स्थान पर उसे ऑब्जेक्टिव केस में लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने जो ये पांचों स्टेप्स देखा है, हम हर टेंस में इस पांचों स्टेप्स को फॉलो करेंगे, ओके। जैसे आपको बता दें कि वॉइस कोई भी हो, इसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो पहला स्टेप है वो यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा है कि ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस को ऑब्जेक्ट को चेंज कर देना है पैसिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के स्थान पर उसे लिखना है, और जो केस होगा वो नॉमिनेटिव केस में होगा, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या करना है कि एक्सिलरी वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब का यूज करना है, बट इसके अनुसार तो पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट और उसके रूल्स के अनुसार, ठीक है। यहाँ रूल्स भी लिखा हुआ है, यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ द प्रिंसिपल वर्ब। हमें जब भी पैसिव वॉइस अगर बनाना हो तो हर पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब जो होता है वो हमेशा थर्ड फॉर्म में ही यूज किया जाता है, इसलिए यहाँ पर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। फोर्थ स्टेप जो यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ कह रहा है कि हमें मेन वर्ब थर्ड के बाद जो प्रीपोजिशन का यूज होगा वहाँ पर हम कैसा प्रीपोजिशन यूज करेंगे, बाय, ठीक है। और इसके बाद चेंज द सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस इनटू द पैसिव वॉइस, ठीक है। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट जो है उसे पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के स्थान पर चेंज कर देना है, उसे पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के स्थान पर चेंज करना है, और वो भी किस केस में, तो ऑब्जेक्टिव केस में। सबसे पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा, पर्सन, इसके बाद नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस, इसके बाद हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। अब इसके बाद आता है पोसेसिव केस, पोसेसिव केस। पोसेसिव केस में हमारा दो टाइप्स आ जाता है, पहला होता है पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव, दूसरा होता है पोसेसिव प्रोनाउन, ठीक है। तो इस तरीके से हमें चार्ट ऑफ केस को समझना पड़ेगा। तो फर्स्ट पर्सन, पर्सन में पहले क्या आता है, फर्स्ट पर्सन, ठीक है। उसके बाद आता है सेकेंड पर्सन, एंड उसके बाद आता है थर्ड पर्सन, ठीक है। अब देखा जाए तो फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है, आई और वी। सेकेंड पर्सन में क्या आता है, यू, एंड थर्ड पर्सन में क्या आता है, ही, सी, इट एंड दे, ओके। ही, सी, इट एंड दे, तो ये क्या हो जाएगा, वो थर्ड पर्सन में क्या लाएगा, ओके स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर बात करेंगे तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी, और उसी तरह वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू, एंड ही का हिम, शी, हर, इट, इट, और दे का क्या हो जाएगा, देम, ठीक है। दे का क्या हो जाएगा, देम। मी का पोसेसिव, आई का पोसेसिव एडजेक्टिव माई, वी का पोसेसिव एडजेक्टिव आवर, यू का पोसेसिव एडजेक्टिव योर, ठीक है। एंड ही का पोसेसिव एडजेक्टिव यहाँ पर क्या आएगा, ही का पोसेसिव एडजेक्टिव हिज, सी का क्या हो जाएगा, हर, इट का पोसेसिव एडजेक्टिव इट्स, एंड दे का पोसेसिव एडजेक्टिव देयर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि पोसेसिव एडजेक्टिव का को भी हम इस तरह से बना सकते हैं। अगला जो होगा पोसेसिव प्रोनाउन, तो आई का पोसेसिव प्रोनाउन देखिए क्या होता है, आई का पोसेसिव प्रोनाउन यहाँ पर होता है माई, ठीक है। इस तरह से वी का पोसेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, आवर्स। यू का पोसेसिव प्रोनाउन क्या होगा, योर्स, ठीक है।
इसी तरह से ही का पोसेसिव प्रोनाउन हीज, सी का क्या हो जाएगा हर्स, ठीक है। इट्स का कुछ नहीं होता है और डियर का क्या हो जाएगा दीज, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने जो मैं ये स्ट्रक्चर बताया हूँ, ठीक है, ये जो केस है, ये जो चार्ट ऑफ केस में बताया हूँ, सॉरी जो चार्ट ऑफ केस मैंने बताया है, ये सारा चार्ट ऑफ केस आपको काफ़ी अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इनका यूज न सिर्फ वॉइस में है बल्कि नरेशन में भी है। ग्रामर के बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जहाँ पर आपको चार्ट ऑफ केस के बारे में नॉलेज होना काफ़ी इसेंशियल माना जाता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, जैसे आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा मी, आई का पोसेसिव एडजेक्टिव माई, आई का पोसेसिव प्रोनाउन माई। उसी तरह से डी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा अस, वी का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा आवर, एंड ही का पोसेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा आवर्स। इसके बाद यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, यू का पोसेसिव एडजेक्टिव योर होता है, यू का पोसेसिव प्रोनाउन योर्स होता है। उसी तरह से हम नेक्स्ट थर्ड पर्सन में देखेंगे, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा, इसका पोसेसिव केस हीज हो जाएगा, और इसका पोसेसिव प्रोनाउन, ठीक है, वो भी हीज होगा, ठीक है। अगला सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा हर, और सी का पोसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा ये भी हर, और सी का पोसेसिव प्रोनाउन हर्स, ठीक है। अगली बात करेंगे नेक्स्ट इट के बारे में। इट का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो इट ही रहेगा, इसके बाद पोसेसिव एडजेक्टिव इट्स हो जाएगा, और पोसेसिव प्रोनाउन कोई नहीं होगा, ठीक है, उसका नहीं होता है। इसके बाद दे के ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा देन, फिर दे का पोसेसिव एडजेक्टिव दियर, और दे का पोसेसिव प्रोनाउन दियर्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है कि पूरे चार्ट ऑफ केस को बताने के बाद अगला जो स्टेप होगा हमारे लिए वो जनरल रूल्स होगा, जिसमें आप सारे टेंसेज को, ठीक है, आप यूज़ कर सकते हैं उसे पैसिव वॉइस को चेंज करने में। फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा कि वॉइस के इस चैप्टर में मैंने आप लोग को आज कुछ रूल्स बताया, कुछ उसके काइंड्स के बारे में बताया, चार्ट ऑफ केस के बारे में बताया, और आप कैसे किसी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे उसके स्टेप्स के बारे में भी मैंने आप लोग को बताया। तो इन सारी चीज़ों को आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए काफ़ी अच्छे से, और इसके बाद अगला जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा, नेक्स्ट वीडियो होगा, उस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो कुछ टेंसेज होते हैं उन टेंसेज को आप पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। और बिल्कुल एक वीडियो में, सिर्फ एक वीडियो में मैं आपके सारे टेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करने का एक ट्रिक बताऊंगा, एक रूल्स बताऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए थैंक यू सो मच। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड गिव योर ओपिनियंस एंड एडवाइसेस in my comment box. Okay, so thank you so much students, thanks a lot.